गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपके साइंस की टीचर, और हम लोग कर रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी कि फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के अंदर जो टॉपिक चल रहा है और आज इसका आखिरी टॉपिक भी है, चैप्टर है ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, तो हीट चैप्टर के अंदर हम अपने लगभग सारे जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। आज एक लास्ट टॉपिक जो है सिंपल सा वो करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन। आज हम देखेंगे कि ऊष्मा होने के कारण अवस्थाएं कैसे बदलती है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को ऊष्मा देते हो तो उसमें परिवर्तन कैसे आता है, उसकी अवस्था कैसे बदलती है। ठीक है, हमें पता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि अवस्था क्या होती है। ठीक है, अवस्था क्या है? हमारे पास तीन अवस्थाएं हैं, एक ठोस अवस्था, एक तरल अवस्था और एक गैस अवस्था। ठीक है, तो जब ऊष्मा दी जाती है, जब हीट किसी चीज़ को दी जाती है, तो ये अवस्थाएं भी परिवर्तन, उनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखनी है कि कैसे ऊष्मा यानी कि इस हीट के कारण किसी भी अवस्था में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें गलन। ठीक है, गलन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। तो सोचिए, जब भी कोई चीज़ मेल्ट होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ जब मेल्ट होती है तो अवस्था कहाँ से कहाँ बदलती है, कौन सी चीज़ किस में बदल जाती है, खुद सोच के देखिए। गलन में यानी कि मेल्टिंग में क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस क्यूब है। ठीक है, आपके पास एक आइस क्यूब है, अब आप उसको फ्रिज से निकालते हो तो क्या होता है? मेल्टिंग ही तो होती है, गलन ही तो होता है। आइस क्यूब जो था, जो बर्फ होती है, वो किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। ठीक है, और जब वो पिघल जाती है, ठीक है, जब उसमें गलन हो जाता है तो वो अवस्था कहाँ बदलती है? तरल अवस्था में। ठीक है, तो गलन क्या है, मेल्टिंग क्या है? किसी भी ठोस चीज का तरल अवस्था में बदलना। कोई भी ठोस चीज जब आपकी तरल चीज में बदल जाए तो हम कहते हैं कि इसमें मेल्टिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी चॉकलेट्स। ठीक है, अब जब गर्मियों के दिन होंगे, अब जब समर्स में चॉकलेट्स जो है वो मेल्ट हो जाती है। क्यों? चॉकलेट किस अवस्था में है, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड है ना, चॉकलेट एक सॉलिड चीज है। अब समर्स में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे और आपने अपनी चॉकलेट बाहर रख के आप उसको भूल गए हो और समर्स के दिन है, तो आपकी चॉकलेट क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है ना। बोलते हैं ना आपकी चॉकलेट मेल्ट हो गई। ठीक है, तो मेल्टिंग, गलन क्या है? ठोस से तरल अवस्था में किसी चीज का बदलना। ठीक है, अब अगली चीज देखो मैंने क्या लिखी है, गलनांक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक क्या होता है किसी चीज का? अभी हमने पढ़ा कि गलन क्या होता है? ठोस से तरल अवस्था में बदलना। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो समझ आता है इससे, पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। तो वो स्पेशल टेम्परेचर जिस पे कोई चीज ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलने लगती है, उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच अ सॉलिड start converting into a liquid, that is called the melting point of a substance. ठीक है, तो आप इसके आगे लिखिए, गलनांक के आगे लिखिए। देखो गलनांक स्पेशल होता है। ठीक है, गलनांक एक स्पेशल होता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज़ जो है वो मेल्ट करना शुरू करेगी, या कोई चीज़ 10 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वो गलन, उसमें पिघलना शुरू करेगी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेती हैं, कई चीज़ें 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पिघलना शुरू करती हैं। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक तापमान जिस पर कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे ना, वो होता है गलनांक। ठीक है, इसको आगे, इसके आगे आप लिखो कि वह तापमान जिस पर कोई चीज़ ठोस से तरल अवस्था में बदलने लगती है। ठीक है, पूछा नहीं जाता है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन। ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको कि दाब का गलन पे या गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन लिखिए,
दाब का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दाब का क्या प्रभाव है? सबसे पहले तो दाब क्या है? दाब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर। प्रेशर आपने सुना होगा ना, प्रेशर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप किसी चीज पे प्रेशर, दबाव डालते हो तो उसके गलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पहले इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमने रटनी नहीं है, चीज़ों को रटना है ही नहीं, ठीक है, हमने सिर्फ देखना है कि हाँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अपने हाथ के ऊपर आइस क्यूब रख दिया, ठीक है, तो आपने जैसे ही अंदर रेफ्रिजरेटर से निकाल के अपने हाथ पे आइस क्यूब रखोगे ना तो वो पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने हाथ पे आइस क्यूब लिया और आप अपने दूसरे हाथ से उसको यूं दबा दे, ठीक है, आपने दूसरे हाथ से उसको दबा दे, तो आप देखोगे कि वो आइस जो बर्फ है वो ज़्यादा जल्दी पिघलना शुरू कर देगी। अब आपने क्या किया, क्या बदलाव किया? पहले आपने बर्फ को ऐसे लिया हुआ था तब भी वो पिघल रही थी, लेकिन जब आपने बर्फ के ऊपर अपना दूसरा हाथ यूं डाल दिया तब वो जल्दी पिघलने लगी। तो आपने क्या किया? तो आपने दाब, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर डाला ना आपने उस पर दूसरी साइड से भी तो प्रेशर डाला, दाब लगाया उस पर। तो दाब का क्या प्रभाव होगा कि प्रेशर से, दाब से जो है, अब देखो क्या हुआ था, जब आपने दूसरे हाथ से दाब लगाया तो उसके कारण क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट जो था वो क्या हुआ, बढ़ गया, ज़्यादा तेजी से होने लगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। पहले कम था और अब ज़्यादा तेजी से हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि गलनांक जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि गलनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक जो है, गलनांक इसको आप पूरा लिख लीजिए कि गलनांक दाब से बढ़ता है। अगर आपने दाब लगाया है किसी चीज पे तो उससे दाब, जो गलनांक है वो दाब से बढ़ता है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, आप किसी चीज पे दबाव डालोगे, दाब डालोगे, तो उस चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि गलनांक इंक्रीज व्हेन दाब जो है, आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हो कि आपके पास एक आइस क्यूब है और आपने उसको एक हथेली पे रखा था तो भी वो पिघल रही थी, लेकिन जब आपने उस पर इस हाथ से प्रेशर अप्लाई किया, दाब अप्लाई किया, तो वो जल्दी पिघलने लग गई। तो इसका मतलब क्या है कि गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ जब आपने प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है अशुद्धियों। ठीक है, अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धियों का प्रभाव, इसे भी एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, आपके पास आइस होती है, ठीक है ना, जो आपने पानी से जमाते हैं हम बर्फ। ठीक है, आपने पानी से जमाई हुई बर्फ को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो क्या होती है, पिघलना शुरू कर देती है। देखा होगा ना आपने कि जितनी जल्दी आप उसको बाहर निकाल के रखते हो ना अपनी बर्फ को, वो एकदम से पिघलना शुरू कर देती है। लेकिन जो आप आइसक्रीम्स खाते हो वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती है, वो भी तो आप बाहर निकाल के लाए हो। तो आइसक्रीम इतनी जल्दी क्यों नहीं पिघलती, आइसक्रीम क्यों जल्दी नहीं पिघलती और पानी से जमाई हुई बर्फ जल्दी पिघल जाती है? तो देखो क्या होता है ना, जो आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम को बनाने के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, पानी, दूध, चीनी, फ्लेवर, उसमें आपने जो भी आप उसमें डाल रहे हो, केसर डाल रहे हो, फिर आप उसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो, तो जो कुछ भी आप डालते हो तो वो क्या होगी, एक तरह से इम्प्योरिटीज होगी, अशुद्धियाँ होगी। पानी में कितनी सारी अशुद्धियाँ मिला दी आपने, वो सब मतलब वो एक बनाने का तरीका है, लेकिन पानी के लिए तो अशुद्धि है ना। एक तरफ आपने बिल्कुल जो है पानी लेके जमाया
और एक तरफ आपने आइसक्रीम जमाई, ठीक है। जब आपने उन दोनों को बाहर निकाला तो आपका पानी तो फटाफट से पिघल गया, लेकिन आपकी आइसक्रीम नहीं पिघलती। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम में पानी के साथ साथ क्या क्या अशुद्धियाँ थी? दूध की अशुद्धियाँ, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और फ्लेवर्स। तो वो सब क्या हो गई? एक तरह की अशुद्धियाँ बन गई। और किसी भी चीज़ में अशुद्धियाँ डालने से उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है। मान लीजिए पानी जो है, ठीक है, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देता है, अगर आप 0 से ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5 पे, तो पिघलना शुरू कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। लेकिन अशुद्धियाँ मिला के, पानी में अशुद्धियाँ मिला के आप उसका जो गलनांक है उसको डिक्रीज कर सकते हो, घटा सकते हो, -5, -6, -10, ठीक है। तो अशुद्धियों का प्रभाव, तो यहाँ भी आप लिख लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है। अशुद्धियाँ मिलाने से, आप इसको लिखिए हिंदी में, अशुद्धियाँ मिलाने से गलनांक जो है वो घटता है, ठीक है। तो ये थी हमारी गलन की बात, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं बता देती हूँ आपको गलन के बारे में। मैंने क्या बोला कि पिघलना, एक तरह का मेल्ट होना क्या है? जब कोई ठोस वस्तु तरल अवस्था में बदल जाए तो वो गलन होती है। उसके बाद गलनांक क्या है? वो स्पेसिफिक पॉइंट जिस पर कोई ठोस वस्तु तरल में बदलती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रभाव, दाब का प्रभाव। अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, तो उसके गलनांक पे क्या फर्क पड़ेगा? गलनांक बढ़ जाएगा जब आप दाब को बढ़ाएंगे, ठीक है। और अशुद्धियों का प्रभाव, अगर आप किसी चीज़ में अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो गलनांक घट जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी गलनांक की बात, ठीक है। अब करते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम ही होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या होता है, अगर किसी को पता हो। वैसे आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे मेल्टिंग होती है वैसी बॉइलिंग भी एक क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अब बॉइलिंग जब हम करते हैं, जब हम किसी चीज को बॉइल करते हैं, तो अवस्था कहाँ से कहाँ परिवर्तन होती है? पानी बॉइल किया करते हो ना, जब पानी को आप बॉइल, मान लो आपने पानी को बॉइल करने के लिए रखा था, इतना आपने पानी बॉइल करने के लिए रखा, ठीक है। और आप पानी को बॉइल आपने रखा और आप भूल गए, तो आप देखोगे जब आपने 1 घंटे बाद आपने देखा कि इतना पानी जो है वो इतना सा रह गया। होता है ना, कई बार आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो, ठीक है, और 1 घंटा तक भूल जाते हो। अब 1 घंटे बाद जब आप इतना पानी देखते हो तो आपका पानी यहाँ से यहाँ आ जाता है, कम हो जाता है। तो वो क्या हुआ? पानी कहाँ चला गया? पानी की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो बॉइलिंग होने की वजह से जो तरल अवस्था है वो तरल से किस में चली गई? गैस। तरल से गैस अवस्था में जो है आपका पानी चला गया, भाप, ठीक है। आप इसको वेपर भी बोल सकते हो, वेपर, ठीक है। जब पानी का भाप बन के उड़ जाए, पानी की स्टीम बन गई, मतलब तरल से गैस में तो गई, वेपर जो है वो कहाँ जाएंगे? गैसेस में ही तो चले जाएंगे, ठीक है ना, भाप बन के गैस में ही जाएंगे। तो तरल अवस्था से गैस में परिवर्तन या तरल से जो है वाष्प, ठीक है, तरल से वाष्प में परिवर्तन होना जो है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक था, वो स्पेसिफिक पॉइंट, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर कोई तरल अवस्था जो है वो भाप में बदल जाए या गैस में बदल जाए, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट। जब भी इसमें नाक, जब भी पॉइंट, अब बॉइलिंग आपको पता है, बट जैसे इसमें पॉइंट लगता है ना, मतलब वो एक स्पेसिफिक तापमान जिस पर कोई तरल अवस्था आपके वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए। अब मेन क्वेश्चन जो है ना वो यही है, यहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है कि क्वथनांक पर
दाब का प्रभाव, क्वाथनांक पर दाब का प्रभाव। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर आप प्रेशर डालोगे तो क्वाथनांक पर क्या फर्क पड़ेगा? अब वैसे ही नहीं रटेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ उसका। आपने प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं हम, ठीक है। क्यों प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे पास कढ़ाई भी होती है, फ्राई पैन होता है, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखो क्या होता है, आपको पता है प्रेशर कुकर जो होता है उसको आप क्या, एक ऐसा सिस्टम होता है प्रेशर कुकर के अंदर, ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने राजमा की दाल बनाने को रखनी है, ठीक है, और एक थोड़ी सी राजमा की दाल आपने कढ़ाई में रख दी उबलने के लिए, और कुछ राजमा की दाल आपने अपने कुकर में रख दी, तो आप देखोगे कि कुकर वाली जो राजमा की दाल है ना, वो 1 घंटे में तैयार हो गई, बल्कि जो राजमा आपके पास कढ़ाई में थी वो 10 घंटे में भी तैयार नहीं हुई। तो ये क्या है? क्यों राजमा की दाल को या चने की दाल को या ऐसी चीज़ों को जो जल्दी नहीं बनती उन्हें कुकर में क्यों उबाला जाता है पहले? क्यों? आंसर यही है, आंसर यही है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या हो जाता है, देखो चारों तरफ से प्रेशर कुकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बाहर जाने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या हो जाता है ना, दाब यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण क्वाथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। देखो पानी जो है ना, जब हम खाना बनाते हैं हम किससे बनाते हैं? पानी से बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए पानी का क्वाथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा खाना बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कढ़ाई में जब खाना बनाया जाता है ना, तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे आने पे, क्वाथनांक पे आने के बाद ना वो रुक जाता है और उसी टेम्परेचर पे खाना बनता रहता है। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है ना, दाब बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर के अंदर दाब इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये 100 से बढ़ के 500 और दे रखोगे 1000 डिग्री और रखोगे तो और बढ़ेगा। तो मतलब क्या होता है, क्वाथनांक क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर्स के अंदर, ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाने से क्वाथनांक जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो क्वाथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होगा कि क्वाथनांक दाब बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्वाथनांक को बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है कि क्यों हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम उस चीज़ का क्वाथनांक जो है वो बढ़ा सके, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्वाथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। तो अशुद्धियों का प्रभाव क्या होगा? अब देखिए, जब हम प्रेशर कुकर में दाल बनने को डालते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं, अगर आपने राजमा की दाल प्रेशर कुकर में पाई है और पा दिया पानी और बस वो चढ़ा दी, ठीक है। और एक होता है कि क्या बोलते हैं कि जब प्रेशर कुकर में दाल बनाने के लिए डाली जाती है तो उसमें क्या डालते हैं हम? नमक भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं। क्यों? वो नमक और हल्दी किस चीज़ का काम करेगी? अशुद्धियों का, ठीक है। तो अशुद्धियाँ डालने से भी जो है आपका क्वाथनांक जो है बढ़ता है। जितनी अशुद्धियाँ आप पानी में डालोगे आपका क्वाथनांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वाथनांक के जो मामले में दोनों ही जो चीज़ें हैं, दाब और अशुद्धियाँ, तो दोनों जो चीज़ें हैं ना, दाब और अशुद्धियाँ, इन दोनों को बढ़ाने पे आपका क्वाथनांक जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई क्वाथनांक की बात। वैसे क्वाथनांक क्या होता है? वो स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे तरल अवस्था से कोई भी चीज़ गैस अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वाथनांक पर दाब का प्रभाव। तो अगर आप किसी चीज़ का दाब बढ़ा रहे हो तो क्वाथनांक भी बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप अशुद्धियाँ बढ़ाओगे तो भी क्वाथनांक क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने गलन की बात की, ठीक है, और क्वाथनांक की बात की, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसके साथ ही, वो भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन
एक आपको बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इवैपोरेशन या वाष्पीकरण क्या है। इवैपोरेशन इंग्लिश में क्या आता है आपको, इवैपोरेशन। तो देखो इवैपोरेशन में क्या होता है, जब वाष्प बनते हैं, कहाँ से कहाँ बनते हैं, तरल से। जब तरल से वाष्प बनते हैं, ठीक है, आपके पास पानी है, पानी जब वाष्प बन के उड़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्या हो गई, इवैपोरेशन, ठीक है। इवैपोरेशन कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, वाष्पीकरण क्या है, तरल अवस्था का वाष्प में बदलना जो है वो वाष्पीकरण है। इसका भी जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो आपको क्या होता है, एग्जाम्पल से आता है। आपने देखा है मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनमें पानी ठंडा क्यों होता है। तो सबसे पहला इसका उदाहरण लिखिए जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों रहता है। आपने देखा होगा अगर आप एक पानी बाल्टी में रख दो और एक पानी रख दो अपना घड़े के अंदर, मिट्टी के घड़े के अंदर, तो मिट्टी के घड़े के अंदर पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है, किस प्रक्रिया की वजह से रहता है, वाष्पीकरण, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि मिट्टी के घड़ों में पानी जो ठंडा रहता है वो किस वजह से रहता है, वाष्पीकरण की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों रहता है, वाष्पीकरण की वजह से। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो बारिश होती है, बारिश जब होती है तो बारिश से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की। जब हमारे नदियों नालों से पानी उड़ के वाष्प बन के जाता है तभी तो वो वापस आता है, ठीक है। तो हमारे जो रेन है, ठीक है, जो हमारा बारिश है वो भी किस प्रक्रिया की वजह से होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से होती है। तो वाष्पीकरण कुछ नहीं है, आप सबको पता है कि वाष्पीकरण कब होता है, जब कोई तरल अवस्था से वाष्प में चीज़ें बदलती है। मेन इसका जो एग्जाम्पल आपके पेपर के अंदर आता है वो यही आता है कि मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों रहता है, तो उसका आंसर है वाष्पीकरण, ठीक है। एक और हमारे पास है संघनन, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन या कंडेंसेशन। अब देखो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है या कंडेंसेशन में क्या होता है। तो मैं आपको इसका पहले एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप मान लीजिए आपने पानी उबाला, ठीक है, या आपने दूध उबाला, ठीक है, या आपने अपनी सब्जी बनाई, ठीक है, और जैसे ही आपने अपना मान लीजिए दूध उबाला, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको ढक के रख देते हो, ठीक है। आपने गरम गरम दूध उबाला और उस गरम गरम दूध पे आपने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। जब आप थोड़ी देर बाद उसको देखने आओगे तो आप देखोगे कि ढक्कन उठा के जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि उस ढक्कन के ऊपर जो है वो पानी की बूंदें जो है वो जमी हुई है। तो वो क्या है, वो है संघनन, संघनन है वो। आपके जो वाष्प थे, वाष्प से वापस तरल अवस्था में बदलना जो है, वाष्प से तरल अवस्था में बदलना जो है वो होता है संघनन। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो वाष्प जो है, क्योंकि देखो आपने दूध गर्म किया था, ठीक है, आपको पता है दूध जो गरम दूध है या कोई भी गर्म चीज़ है, सब्जी है गरम चावल है, गरम पानी है, कोई भी गरम चीज़ जो होती है उसमें से क्या उड़ते हैं, वाष्प निकल रहे होते हैं, स्टीम निकल रहा होता है। अगर आपने उसके ऊपर कुछ लगा दिया तो वो स्टीम क्या होता है, वो स्टीम उससे टकराता है और टकराने की वजह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। तो वाष्प जैसे ही ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, वो टकराने की वजह से क्या हो जाता है, ठंडे होके नीचे आ जाते हैं। अब बारिश होने में भी यही होता है, पहले बारिश होने के लिए क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इधर से जो है आपका तरल जो है वो उड़ के वाष्प बनता है, वो वाष्प ऊपर जाके टकराते हैं और वापस नीचे बरस जाते हैं। तो जब हम मान लीजिए आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, और आपने उस गर्म पानी को ढक दिया, तो उस गर्म पानी में से जो वाष्प उड़े वो उस ढक्कन से टकरा के ठंडे हो जाते हैं और वापस किस में बदल जाते हैं, तरल अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो संघनन की प्रक्रिया में वाष्प से
तरल अवस्था में जो है परिवर्तन होता है। सब्लिमेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? अच्छा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने देखा है जब हमारे जो कपूर होता है, ठीक है, चलो कपूर छोड़ो, आपने देखा है रूम फ्रेशनर होते हैं, ओडोनिल वगैरह जो होता है, ओडोनिल होता है ना एक, उसको कहीं भी उसमें टंगा देते हैं और आप वो रूम फ्रेश होता रहता है, मतलब उसमें से खुशबू निकलती है। तो अगर आपने ओडोनिल को देखा होगा ना, ओडोनिल के अंदर जो है एक टिकिया सी होती है, ठीक है, और वो टिकिया जो है वो उड़ती रहती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो क्या हो रहा है? सॉलिड से डायरेक्ट किसी चीज़ का गैस में बदलना, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल रही है कोई चीज़। और इसका अच्छा एग्जाम्पल होती हूँ कपूर। कपूर जो है, अगर आपने कहीं कपूर रखा है, आप ये खुद करके देख लेना, ठीक है, कपूर की टिकिया आती है, उसे आप कहीं एक जगह पे रख देना, ठीक है, और जब आप उसको थोड़े दिन बाद देखोगे ना, तो वो कपूर की टिकिया छोटी होगी। वो क्यों हुई? क्योंकि सॉलिड ठोस अवस्था से डायरेक्ट कहाँ बदल रहा है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना जो है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये कुछ परिवर्तन थे, अवस्थाओं में परिवर्तन थे, ठीक है, जो आपको आने चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ जो है हमारा ऊष्मा का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक है वो हम सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, ठीक है। सो कल हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, डू लाइक इट एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।